नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम में ये हिस्ट्री का हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में आज हम जानेंगे। पहले कुछ स्पेशल नोट्स और उसके बाद टॉप 20 प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एस सी के विभिन्न एग्ज़ामों में पिछले 10 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये समुद्रगुप्त का फोटो है, आप देख रहे होंगे। ये सबसे महान शासक था इस साम्राज्य का। इस तरीके की कुछ मोहरें चलती थी। तो पहले हम जानेंगे वंशावली के बारे में। देखिए, वंशावली गुप्त साम्राज्य की श्रीगुप्त जो था इसका संस्थापक था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर विष्णुगुप्त। किसी कॉपी पर आप इसी क्रम में इस वंशावली को लिख लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, अन्यथा किसी भी किताब में इस तरीके से नहीं मिलेगी आपको। इसकी राजधानी जो मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वही राजधानी गुप्त साम्राज्य की भी है, पाटलिपुत्र। और जो अंतिम शासक था इसका वो विष्णुगुप्त, संस्थापक श्रीगुप्त। अब बढ़ते हैं आगे। शासक व उनकी उपाधियां। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के लिए महाधिराज कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। समुद्रगुप्त के लिए अश्वमेध पराक्रम या कविराज कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए परम भागवत की उपाधि धारण की थी और स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि धारण की थी। ये उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कविराज, परम भागवत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूमि के प्रकार। गुप्त साम्राज्य में भूमि को 5 भिन्न प्रकार में विभाजित किया गया था। सबसे पहले क्षेत्र वह भूमि थी जो कृषि करने योग्य थी। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि वास्तु भूमि कहलाती थी। चरागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि चरागाह कहलाती थी। सिल भूमि, कृषि के अनुपयुक्त भूमि सिल कहलाती थी। अपरहित भूमि जो जंगली भूमि होती थी वो अपरहित कहलाती थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। कुछ प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, ये क्रम से है। सबसे ऊपर होता था देश। देश का जो प्रमुख होता था वो गोपना कहलाता था। उसके बाद आता था भुक्ति। भुक्ति मतलब प्रांत, स्टेट। उसका प्रमुख कहलाता था उपरिक। फिर आता था जो प्रांत था, प्रांत कई जिलों में विभाजित होता था। जिलों को विषय कहा जाता था और विषय के जो प्रमुख होते थे उसे विषयपति कहा जाता था। विषय जो जिला होता था वो कई नगरों और गांवों में विभाजित होता था, जिस प्रकार आज होते हैं। तो जो नगर होते थे उनका प्रमुख नगरपति और जो ग्राम होते थे उनका प्रमुख ग्रामीण कहलाता था। और कई जगह इसे दक्षिण भारत में या कई जगह इसे महत्तर नाम से भी जाना जाता है। तो इस शब्द को बहुत याद रखिए, महत्तर। नेक्स्ट देखिए प्रमुख व्यक्ति या अधिकारियों के बारे में। उस समय जो गुप्त साम्राज्य था उसके प्रमुख व्यक्ति या अधिकारियों के क्या नाम थे, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। श्रेष्ठ साहूकार कहलाते थे। देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, श्रेणी। जो लोग व्यापार करते थे वो व्यापार के कुछ संघ बने हुए थे। व्यापारिक जो संघ थे वो देखिए श्रेणी कहलाते थे। कौन कहलाते थे? श्रेणी। इसे याद रखिए। तो जो श्रेष्ठ थे वो साहूकार, सार्थवाह व्यापारी, कुलिक शिल्पी या कारीगर को कहा जाता था, कायस्थ लेखक को कहा जाता था, दंडपाशिक दंड देने वाला, पुलिस विभाग का मुखिया, जो पुलिस विभाग का मुखिया होता था वो दंडपाशिक कहलाता था, और चाट व भाट सामान्य पुलिस कर्मचारी चाट और भाट कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रमुख जो कवि हैं, जो मुख्य रूप से कवि या जो किसी भी विषय से संबंधित लोग जो गुप्त साम्राज्य में उस समय रहते थे। गुप्त साम्राज्य स्वर्ण काल कहलाता है भारत का, क्योंकि वहाँ की जो स्थापत्य कला और वहाँ जो रहने वाले लोग बहुत उच्च कोटि के थे। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, विशेषतः चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ 9 रत्न रहते थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले इनकी बात करते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1-2 हर बार आती है। देखिए आर्यभट्ट, आपने पता होगा आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत लिखा है। फिर धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये नवनीतकम लिखा था इन्होंने, क्या लिखा? नवनीतकम, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। उसके बाद बारहमीर पंच सिद्धांत व लघु जातक के लेखक हैं ये। भारत जो है किरात अर्जुनियम के लेखक हैं। दंडिन जो है 10 कुमार चरित के लेखक हैं। शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक हैं। बांग भट्ट अष्टांग हृदय के लेखक हैं। कामंदक नीतिसार के लेखक हैं। विशाख तत्व मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। और ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत के लेखक हैं। ठीक है, कन्फर्म। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या वीडियो को 1-2 बार, जहाँ जहाँ आपको कोई समस्या हो उस पार्ट को 1-2 बार लिख लीजिए, देख लीजिए सॉरी, और अपनी कॉपी पर शॉर्ट नोट में लिख लीजिए। अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रमुख गुफाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन प्रमुख गुफाएं, अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। सबसे पहले अजंता की गुफाएं, ध्यान रखिए, गुप्त काल से संबंधित है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। ध्यान रखिए, कुल गुफाएं कितनी है? 29, 16 और 17 नंबर गुफा जो है गुप्त काल से संबंधित है। गुफा 17 के जो चित्रों को चित्रशाला कहा जाता है। क्या? चित्रशाला, ध्यान रखिए इस शब्द को। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। तो 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, 3। पहली तो अजंता की गुफाओं में 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 16 और 17 नंबर गुफाएं गुप्तकालीन हैं। और जो ये गुफाएं हैं वो बुद्ध से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, और महाविनिष्क्रमण का मतलब था, मैंने बताया था, गृह त्याग, घर को जब उन्होंने त्याग दिया था तो महाविनिष्क्रमण, इससे संबंधित चित्र बनाए गए हैं। दूसरा है बाघ की गुफाएं, मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफाएं, धार जिले में, मध्य प्रदेश में। ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं, ये भी गुप्तकालीन गुफाएं हैं। समय जरूर पूछा जाता है इनसे संबंधित। कुछ मंदिर देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। विष्णु मंदिर जो कि तिगमा में है, जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा, नागौद मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार, ये वाला बहुत पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, ईंटों द्वारा बने हुए मंदिरों के बारे में बताना है, कौन कौन से मंदिर ईंटों द्वारा बने हुए हैं। तो गुप्त काल में 2 मंदिर ईंटों से बने हुए हैं, एक है भीतरगांव मंदिर और दूसरा है लक्ष्मण मंदिर। ये भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, कुछ शासक व उनसे संबंधित अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्त की रचना जो की थी हरिसेन ने की थी। किसने? हरिसेन। ये भी नाम ध्यान रखिए, हरिसेन। ठीक है, नाम ध्यान रखिए, हरिसेन। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है महरौली लौह स्तंभ लेख। ठीक है, इसको याद रखिए। फिर स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी स्तंभ लेख। कुमारगुप्त से संबंधित है विलसड़ स्तंभ लेख। वंदुवर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो महारत्न थे, कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं कि ये जो हैं किसके समकालीन थे। तो समकालीन वाला प्रश्न इस तरीके से कभी कभी पूछ लिया जाता है। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये जब इनके नवरत्न हैं तो इनके समकालीन होंगे। धन्वंतरी, छपड़क ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश की रचना की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। शंकु जो कि एक बहुत वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। बेताल भट्ट, घटकर पर, बारहमिहिर खगोल विज्ञानी एवं बररुचि। ठीक है, इनको नाम ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक बार में सही से नहीं समझ पाए तो दूसरी बार देख लीजिएगा।
अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इसी वीडियो से गुप्त काल का अगर कोई भी प्रश्न आएगा यूपी ट्रिपल एससी पैट में तो वो सिर्फ इसी वीडियो से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। चलिए पहला वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है वो कुषाणों के। कुषाणों के बाद जो है गुप्त काल आया। ठीक है, तो इनके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। तो जो भाषा थी वो संस्कृत थी। देखिए पाली बौद्ध धर्म की थी, मैंने पहले बताया था, और प्राकृत भाषा जैन धर्म की थी, और संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की थी। इसको याद रखिए आप। इसके बाद देखिए, इतिहासकार स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कह के पुकारा? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस तरीके से आपने प्रश्न कक्षा 6-7 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो सही आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो सही आंसर है वो स्कंदगुप्त है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्ष। तो अभी बताया था नवरत्न कौन कौन थे, उनमें से ही एक नवरत्न कालिदास थे। और किनके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा, बल्लभी। तो कौन सा था? नालंदा। ठीक है, और इससे पहले मैंने बताया था तक्षशिला, और इससे पहले मैंने बताया था विक्रमशिला। ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लीजिए उनके लिए। ये क्रम से वीडियो है, ये 5वां वीडियो है इस सीरीज का। 7वां प्रश्न है, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देखिए पहली बात तो जो ऐरण अभिलेख है वो सती प्रथा से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। तो ये भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8, फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फायान, एक बात ये ध्यान रखिए, ये चीनी यात्री था। ठीक है, तो जब चीनी यात्री था ये किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखिए, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दीनार, करशार्पण, निष्क, काकनी। तो इसका जो सही आंसर है वो दीनार है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए जाने वाले चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, करशार्पण, दीनार, पण। देखिए रूपक कहलाते थे चांदी के सिक्के। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप समझ लीजिए, ये चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे, कशार्पण जो थे वो मिश्रित सिक्के, जो मिश्रित धातुओं के सिक्के होते थे, मिश्रित धातु के सिक्के वो कशार्पण कहलाते थे। ठीक है, मिक्स धातु के सिक्के। और जो गोल्ड के होते थे वो क्या कहलाते थे? दीनार कहलाते थे। और जो सिल्वर होते थे, सिल्वर के वो क्या कहलाएंगे? चांदी के रूपक कहलाएंगे। और पण तो आपको पिछले में पढ़ाया था, मौर्य काल से संबंधित ये मुद्रा थी, ये मुद्रा गुप्त काल से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 11, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता का क्या नाम है? शिव, विष्णु, बुध, सूर्य। तो इसका सही आंसर है विष्णु। देखिए ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये बात भी ध्यान नोट कर लीजिए आप, वैष्णव धर्म के ये लोग अनुयायी थे, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में रहते थे? अभी मैंने बताया था नवरत्न के बारे में, अमरकोश के बारे में भी बताया था मैंने। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के ये नवरत्न में से एक थे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखक किस शासक का दरबारी कवि था? ये भी मैंने अभी बताया था कि समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो किसका दरबारी कवि होगा? ये समुद्रगुप्त का। प्रश्न नंबर 14 देखिए, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, छठा भाग, आठवां भाग, आधा भाग। तो सही आंसर है उपज का छठवां भाग। प्रश्न नंबर 15 देखिए, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सांची वाला मैंने पहले ही बता दिया है, मौर्य काल से संबंधित है। और धमेक स्तूप सारनाथ का है वो मौर्य, कुषाण, शुंग, गुप्त काल से संबंधित है। जो सारनाथ, जो सांची स्तूप है वो मौर्य काल से संबंधित है, पिछले वीडियो में बता दिया है। और धमेक स्तूप जो है गुप्त काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, जानकी हरण। तो किसने नहीं लिखा है? कौन सा नहीं लिखा है? जानकी हरण। बाकी देखिए इनके मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, रघुवंश, ठीक है, बहुत सारे इनके नाटक हैं। रघुवंश भी इनका ध्यान रखिए, रघुवंश भी बहुत आता है, रघुवंश है। और मेघदूत, ठीक है, रघुवंश और मेघदूत, इनको नाम ध्यान रखिए, रघुवंश और मेघदूत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो सही आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखिए, सर्व राजोच्छेद, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने शासक समुद्रगुप्त और शासक सर्व राजोच्छेद, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखिए, सुदर्शन झील की मरम्मत किस गुप्त शासक ने कराई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर है वो है स्कंदगुप्त। देखिए सुदर्शन झील का मैं बता दूं आपको, जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। किसने कराया? पुष्यगुप्त ने। निर्माण पुष्यगुप्त ने कराया। फिर इसकी पहली बार जो मरम्मत कराई थी वो शक शासक था रुद्रदामन। तो पहली बार मरम्मत किसने कराई? शक शासक रुद्रदामन ने। और उसके बाद दूसरी बार मरम्मत कराई थी स्कंदगुप्त ने, गुप्त शासक था ये। और जबकि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त ने कराया, ठीक है। इसको सही से याद कर लीजिए, ये कई किताबों में एक जगह नहीं मिलता है, तो इसको सही से याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20, ये आखिरी प्रश्न है, किस गुप्त शासक मैं नहीं में है, ठीक है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर स्वयं को बीड़ा बजाते हुए अंकित कराया? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो समुद्रगुप्त है। और जब आप मिडवेल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक शासक ऐसा और है जिसने ऐसा काम किया है, वो है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के भी सिक्कों पर उसका बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित है, या समुद्रगुप्त का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ 3-4 घंटे की लाइव देखने से, ये वो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी पैट या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे अपनी टीम को और प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे जल्दी से जल्दी ज़्यादा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। और आप भी हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम और मेहनत करें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट ला सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।